पिछली बार हमने दिल्ली में एक सूरज को डूबते देखा था। बहादुर शाह जफर की आंखों में आखिरी उम्मीद टूटती देखी थी। गालिब के शेरों में एक शहर की रूह बिखरते सुनी थी। लेकिन जब दिल्ली में शाम हो रही थी तब बुंदेलखंड में एक नई सुबह की तैयारी थी। जहाँ बेतवा नदी लाल मिट्टी को सींचती है, जहाँ पहाड़ियाँ आसमान से सरगोशी करती हैं, वहाँ एक कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हवाओं में गूंजती है। वाराणसी की गलियों में एक नन्ही लड़की दौड़ती थी, घुटनों तक लंबी चोटी, आंखों में शरारत और हाथों में गुड़िया नहीं, छोटी सी लकड़ी की तलवार। मणिकर्णिका। मनु 4 साल की उम्र में माँ चली गई थी। पिता मोरोपंत तांबे ने दोनों का किरदार निभाया। और फिर एक दिन पिता ने कहा, चलो मनु, बिठूर चलते हैं। पेशवा साहब के दरबार में काम मिला है। बिठूर, जहां अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा को सोने के पिंजरे में कैद कर रखा था। लेकिन मनु के लिए ये खेल का मैदान बन गया। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना साहब, तात्या टोपे, राव साहब, ये सब उसके साथी बने। जब नाना साहब कहते कि लड़कियों को घोड़े की सवारी शोभा नहीं देती, तो मनु घोड़े पर छलांग लगाकर हवा से आगे निकल जाती। जब तात्या तलवार सिखाते तो मनु उनसे भी तेज वार करती। शाम को जब कहानियां सुनती तो मनु एक ही कहानी बार बार सुनना चाहती, शिवाजी की। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। समय की गाड़ी चली और मनु बड़ी हुई। 14 साल की उम्र में उसकी डोली झांसी पहुंची। दूल्हा थे महाराज गंगाधर राव। उम्र में काफ़ी बड़े, दिल के नेक, कला के शौकीन। मनु अब लक्ष्मीबाई बन गई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। झांसी का किला पहली नज़र में ही उसके दिल में बस गया। विशाल चट्टान पर खड़ा, जैसे ज़मीन से उगा हो। 10 दरवाजे, ऊंची दीवारें और भीतर एक पूरी दुनिया। गंगाधर राव अच्छे इंसान थे, लेकिन कमज़ोर राजा। नाटक करना, संगीत सुनना, कविताएं लिखना, ये उनकी दुनिया थी। राजकाज, सेना, ये सब तो बस। रानी ने धीरे धीरे जिम्मेदारी संभाली। सेना को संगठित किया, महिलाओं की अलग टुकड़ी बनाई, दरबार में बैठना शुरू किया। फिर वो खुशी आई जिसका इंतजार था। एक बेटा हुआ। पूरी झांसी जश्न में डूब गई। लेकिन उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। 4 महीने, बस 4 महीने की खुशी। बच्चा चला गया। महाराज टूट गए, बीमार पड़ गए। रानी ने आंसू पोंछे और कहा, हमें एक और बेटा गोद लेना होगा। झांसी को वारिस चाहिए। दामोदर राव को गोद लिया गया, 5 साल का मासूम बच्चा। और फिर महाराज भी चले गए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। महाराज के जाते ही गिद्ध मंडराने लगे। कलकत्ता में बैठा डलहौजी मुस्कुराया। एक और रियासत हड़पने का मौका। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुनने में कानूनी लगता है ना? असल में ये लूट का लाइसेंस था। गोद लिया बेटा, नहीं चलेगा। विधवा रानी, नहीं। रियासत अब कंपनी की। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया।
रानी ने पहले कलम उठाई, चिट्ठियां लिखी। दामोदर हमारा बेटा है, कानूनी वारिस है। जवाब आया, नहीं। फिर लिखा, कम से कम पेंशन तो दीजिए। जवाब, नहीं। फिर लिखा, हम अपने गहने बेचकर कर्ज चुकाएंगे, बस झांसी छोड़ दीजिए। जवाब, खामोशी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और फिर वो दिन आ गया। कैप्टन स्कीन दरबार में खड़ा था, हाथ में कागज, अंतिम आदेश। झांसी अब कंपनी की, रानी को महल छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा, सब आंखें रानी पर। रानी उठी धीरे धीरे, लाल साड़ी, माथे पर तिलक, आंखों में आग। और फिर वो शब्द गूंजे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, एक चुनौती थी, एक ऐलान था, एक शुरुआत थी। और फिर 1857 आया, वो साल जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ बोला। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मेरठ में मंगल पांडे की गोली से शुरू हुई चिंगारी दिल्ली पहुंची, कानपुर पहुंची, लखनऊ पहुंची और फिर झांसी भी जल उठी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। जून में झांसी के सिपाहियों ने बगावत कर दी। अंग्रेज अफसर किले में छिपे। एक तरफ विद्रोही सिपाही थे जो रानी से नेतृत्व चाहते थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे जो सुरक्षा मांग रहे थे। और फिर वो काली रात आई, झोकन बाग का कत्लेआम। अंग्रेज मारे गए, औरतें, बच्चे, सब। किसने मारा, क्यों मारा, रानी का क्या हाथ था? इतिहास की किताबें अलग अलग कहानी कहती हैं। सच शायद कहीं बीच में है। न रानी ने आदेश दिया, न रानी रोक पाई। लेकिन अब रानी के पास झांसी थी। 8 महीने तक उन्होंने राज किया। सेना तैयार की, तोपें ढलवाई, किले की दीवारें मजबूत की, औरतों की फौज बनाई। झलकारी बाई उसकी सेनापति। रानी जानती थी अंग्रेज आएंगे, जरूर आएंगे, और वो आए। सर ह्यू रोज, अंग्रेजों का सबसे खतरनाक जनरल। मार्च 1858 में उसकी फौज ने झांसी को घेर लिया। 20,000 सिपाही, भारी तोपें। किले में केवल 4,000। कम हथियार, कम रसद। दिन रात बमबारी, धड़ाम धड़ाम, दीवारें कांपी, लोग चीखे। रानी ने आदेश दिया, हर हाथ में हथियार। औरतें भी लड़ेंगी, बच्चे बारूद पहुंचाएंगे। खाना कम होने लगा, पानी खत्म होने लगा, दीवारें टूटने लगी। काना और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। झलकारी बाई ने एक तरकीब निकाली। उसने रानी का वेश धारण किया। दुश्मन उसके पीछे भागा। रानी को वक्त मिल गया। उस रात रानी ने दामोदर को पीठ पर बांधा, मर्दाना वेश पहना। कहते हैं रानी के घोड़े ने किले की दीवार से ऊंची छलांग लगाई, 80 फीट की ऊंचाई। अंधेरी रात, पीठ पर बच्चा। सच कहानी कौन जाने, लेकिन उस रात के बाद पूरे हिंदुस्तान ने जाना लक्ष्मीबाई कोई मामूली रानी नहीं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेना के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार।
रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। झांसी छूटने के बाद कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे मिले, राव साहब मिले, फिर लड़ाई, फिर हार, फिर आगे बढ़ना। कालपी से ग्वालियर, ग्वालियर पर कब्जा, थोड़ी देर की जीत। रानी बढ़ी, कालपी आई, करसों मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। लेकिन अंग्रेज फिर आए। 18 जून 1858, कोटा की सराय। सुबह का सूरज अभी निकला ही था। रानी घोड़े पर, मर्दाना वेश में, तलवार हाथ में। लड़ाई शुरू हुई, घमासान। और फिर घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। कैसे, किसने मारा, कहाँ लगी तलवार, इतिहास की किताबें अलग अलग बातें कहती हैं, लेकिन एक बात सब कहती हैं, रानी लड़ते लड़ते गिरी। घुटनों पर नहीं, पीठ दिखाकर नहीं, सामने से लड़ते हुए। साथियों ने जल्दी से चिता बनाई, दुश्मन उनके शरीर को भी अपमानित ना कर सके। लक्ष्मीबाई जब गईं तो उनकी उम्र थी केवल 29 साल। 29 साल में उन्होंने वह कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने खुद कहा, सारे विद्रोहियों में एक ही मर्द था और वो थी झांसी की रानी। आज हर उस लड़की में लक्ष्मीबाई जिंदा है जो कहती है मैं भी पढ़ूंगी। हर उस औरत में जिंदा है जो नाइंसाफी के सामने हाँ कहकर चुप नहीं होती, अपनी कुर्सी खींच कर बैठती है और साफ कहती है ये सही नहीं है। जो घर में, सड़क पर, अदालत में, जहाँ भी ज़रूरत पड़े अपनी आवाज़ को सबूत बना देती है। हर उस माँ में जिंदा है जो थके हाथों से बच्चे का होमवर्क करवाती है, फीस की रसीदों और राशन की सूचियों के बीच अपने सपनों के लिए छोटी सी जगह बनाकर रखती है और मुश्किलें आने पर ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मीबाई ने सिखाया, झुकना मजबूरी नहीं, चुप रहना सद्गुण नहीं, लड़ना एक विकल्प है और ना कहना भी कर्म है। और कभी कभी, बस कभी कभी एक साफ सच्ची आवाज़ काफ़ी होती है इतिहास की दिशा मोड़ देने के लिए। आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में, झांसी की तंग गलियों में, बेतवा की लहरों के पार, घोड़ों की टाप, तलवार की छन और एक अडिग पुकार सुनाई देती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और साथ में गूंजती है वो अमर कविता, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।